बच्चों, वेलकम बैक इन क्लास 12th केमिस्ट्री. In last video lecture we have discussed about gas in liquid solution and there is an introduction of Henry's law. Today we are going to discuss a third type of liquid solution that is called liquid solution. Liquid solution में क्या होता है, जो हम solute और solvent लेते हैं both are liquid in nature. तो यहाँ पे solution हमको पता है that is a combination of solute plus solvent. नाउ अब ये सॉल्यूशन लिक्विड कब कहलाएगा, जब सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा. लिक्विड नेचर का अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन भी हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे उसको. अब सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड और गैस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, तभी इसको बोलेंगे थर्ड टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे जनरली हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वेपर प्रेशर का. व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर? नाउ वेपर प्रेशर के लिए हम लोग जनरली क्या करेंगे, सॉल्वेंट को वोलेटाइल मानेंगे, वोलेटाइल इन नेचर. तो जनरली जितने भी सॉल्वेंट है वो हम लोग सॉल्वेंट को हम लोग बेसिकली मानेंगे वोलेटाइल नेचर का, इट कैन इवेपोरेट ईजिली. तो तभी हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन कर पाएंगे. तो यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर ले रहे हैं जिसमें कि एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ले रहे हैं जो कि किस नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का सॉल्वेंट है. तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैम्बर को, इस कंटेनर को क्लोज करेंगे. क्लोज सिस्टम में ही वेपर प्रेशर मेज़र किया जाता है, ये हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है. तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट जो कि वोलेटाइल नेचर का है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होंगे. और ये जो स्पेस, एम्प्टी स्पेस है, एक्चुअली हम लोग को करना क्या होता है, ये जो एम्प्टी स्पेस है स्टार्टिंग में क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ एयर हो तो उसको हम इवैक्यूएट कर लेंगे वैक्यूम पंप के थ्रू. यहाँ पे जितनी भी एयर है उसको बाहर निकाल लेंगे और इसको क्या कर देंगे, ड्राई. तो यानी कि ये आपका जो ये जो आपका एम्प्टी स्पेस है ये ड्राई है, यहाँ पे कोई एयर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है. तब क्या होगा, अब ये जो सॉल्वेंट है वोलेटाइल नेचर का है तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इवेपोरेशन स्टार्ट होगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा. और एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, जो वेपर्स यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे, वेपर्स इंक्रीज़ होंगे और धीरे धीरे ये सैचुरेशन लेवल पे जाएगा. सैचुरेशन लेवल के बाद ये धीरे धीरे जो कंटेनर की वॉल है उससे धीरे धीरे ये लिक्विड फेज़ में फिर दोबारा एंटर कर जाएंगे, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन. ठीक है, और वो स्टेज आएगी इक्विलिब्रियम स्टेज, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू rate of condensation. ठीक है, rate of evaporation equals to rate of condensation, then only we get a dynamic equilibrium. और इस स्टेट पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस स्टेट पे ये जो वेपर्स हैं ये कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे कहाँ पे, ऑन द लिक्विड सॉल्वेंट की सरफेस पे ये कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे. उस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर. सिंपल डेफिनेशन, यानी कि वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट विच स्टेज, एट इक्विलिब्रियम स्टेज. तो ये वेपर प्रेशर हो गया. यानी कि हम यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट ले रहे हैं वोलेटाइल नेचर जनरली एज्यूम कर रहे हैं, और वो हमेशा क्या करेगा, उनके जो वेपर्स हैं वो हमेशा प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं. और ये हम लोग जनरली स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे. ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर. ओके, और यहाँ पे हम लोग दो फेजेस मान लेते हैं. दिस इज कॉल्ड वेपर फेज और दिस इज कॉल्ड लिक्विड फेज. ओके, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल वेपर प्रेशर. अब आप
वेपर प्रेशर को अगर मेज़र करना है तो यहाँ पे हम लोग मैनोमीटर लगा सकते हैं। मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि प्रेशर मेज़र करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप मैनोमीटर लगा सकते हैं जिसमें कि ये हाइट का जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज़ द मेज़र ऑफ द वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से वेपर प्रेशर डिफाइन होता है किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली वैसे तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग केस कर सकते हैं, एज्यूम करेंगे यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट तो वोलेटाइल नेचर का है, लेकिन सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट को हम लोग वोलेटाइल भी मान सकते हैं या नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल भी ले सकते हैं या नॉन वोलेटाइल। तो इस तरीके से हम लोग दो केस ले लेते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में, बोथ आर वोलेटाइल नेचर, यानी कि वोलेटाइल सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। एट दिस स्टेज वी कैन डिफाइन अ वेपर प्रेशर ओनली इन अ क्लोज कंटेनर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वोलेटाइल सॉल्यूशन। वोलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब है व्हेन both solute and solvent are in liquid form, also volatile in nature. Now अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से कंटेनर ले लेते हैं, लेकिन इस बार कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ टू, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ। तो यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। अब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम सॉल्वेंट को ए या 1 मान सकते हैं, इसको ए कंपोनेंट मान लीजिए, सॉल्यूट को बी कंपोनेंट मान लीजिए, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। अब क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो हम लोग ए बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसमें ए कंपोनेंट भी होगा सॉल्यूशन में जो कि लिक्विड लिक्विड है, और बी कंपोनेंट भी होंगे, दोनों कंपोनेंट होंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमने एज्यूम कर रखा है, किया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर। तो वोलेटाइल नेचर का मतलब है हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि इवेपोरेशन होगा कि नहीं होगा। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जैसे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको फाइंड करनी थी, तो उसके लिए इसको हमको क्या करना है, क्लोज्ड कंटेनर लेना है। तो इसको क्या करेंगे, क्लोज्ड कंटेनर बना देंगे, क्लोज्ड, फिर से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ के जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस में जितनी भी एयर है जो जनरली हमको मिलती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इवैक्यूएट कर लेंगे, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, ड्राई बना देंगे इस पोर्शन को। जैसे ही ड्राई होगा और ये आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो ये क्या करेंगे, इवेपोरेशन स्टार्ट करेंगे। इवेपोरेशन स्टार्ट करेंगे तो जो ए यानी कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट हैं वो इवेपोरेशन होगा और वो एम्प्टी स्पेस में धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे ए कंपोनेंट। सिमिलरली बी इज़ ऑल्सो वोलेटाइल नेचर, तो बी कंपोनेंट भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वेपर्स क्रिएट हो जाएंगे इन वेपर फेज। तो ये आपका वेपर फेज है और ये है हमारा लिक्विड फेज। नाउ अब क्या होगा, जैसे हमने पहले देखा था कि जो कंपोनेंट्स हैं वेपर फेज में वो क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे प्रेशर। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे दो टाइप के प्रेशर बनेंगे, पार्शियल प्रेशर। एक तो प्रेशर होगा वो जो ए कंपोनेंट की वजह से होगा, उसको हम लोग P सफिक्स ए लेंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए। और जो कंपोनेंट बी, वेपर फेज में जो कंपोनेंट बी है वो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग मानेंगे पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी। ठीक है, दिस इज अ सिंपल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पी ए, स्मॉल पी ए एंड स्मॉल पी बी are partial vapor pressure of component A
एंड बी रिस्पेक्टिवली। सिंपल। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे कौन सा लॉ लग सकता है। तो जैसे कि हम लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा था इन गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन, तो उसी का एक स्पेशल केस है यहाँ पे, ठीक है। हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है जो कि किसने डिफाइन किया था, रियोल्ड्स ने, तो उसको नाम दिया था रियोल्ड्स लॉ। रियोल्ड्स लॉ, रियोल्ड्स लॉ क्या कहता है, जैसे कि हेनरीज लॉ क्या कहता था, हेनरीज लॉ कहता था द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन टू द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरीके से रियोल्ड्स लॉ, तो रियोल्ड्स लॉ भी क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले रहे हैं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एक एट एनी टेम्परेचर क्या होगा, द पार्शियल या वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, द वेपर प्रेशर, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है, इन विच फेज, इन वेपर फेज, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction in the solution. Solution means in liquid phase, ठीक है। तो ये हमारा रियोल्ड्स लॉ है, यानी कि रियोल्ड्स लॉ भी हेनरीज लॉ को ही फॉलो कर रहा है, दैट इज पार्शियल प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन X। अब यहाँ पे हेनरीज लॉ में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, हम यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसको लिया जाता है P नॉट। और ये P नॉट क्या है, स्मॉल p तो समझ में आ रहा है क्या है, वेपर, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर है, और दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन of each component inside the solution, mole fraction of component या substance बोल सकते हैं, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे जो P नॉट है, P नॉट इज ऑल्सो अ प्रेशर, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर, लेकिन ये किस फॉर्म में, इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का मतलब है, हमने अगर इसको इंडिविजुअली देखा, जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा था, हमने एक सॉल्वेंट लिया था, यानी कि एक ही कंपोनेंट था उसमें, और वो इवेपरेट हो रहा था, उसमें जो प्रेशर लग रहा था दैट इज़ इन प्योर फॉर्म, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे वाटर लिया सिंपल, और ठीक है, वाटर के जो वेपर्स बनेंगे वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वो प्योर फॉर्म होगा, यानी कि मिक्सिंग नहीं है, प्योर सब्सटेंस लिया है, या तो कंपोनेंट ए को लेके चलिए या बी को, उसमें जो भी वेपर प्रेशर लगेगा वही पार्शियल प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में। लेकिन जब हम इसको मिक्स कर देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं, तब ये कहलाता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, इट मे बी ऑफ ए और इट मे बी ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे रियोल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके दो कंपोनेंट यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए, अब ये जो है मोल फ्रैक्शन किस फेज में, ये भी ध्यान देना आप लोगों को। मोल फ्रैक्शन जो एक्स ए एक्स बी है वो लिक्विड फेज में है, तो लिक्विड फेज में जो एक्स ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, वो लिक्विड फेज में, ठीक है। आगे हम लोग ये भी देख सकते हैं
कि वेपर फेज़ में मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए वेपर फेज़ के जो मोल फ्रैक्शन है, यानी कि ए कंपोनेंट जो वेपर फेज़ में है उसका मोल फ्रैक्शन हमने वाई ए मान लेते हैं, और जो बी कंपोनेंट जो वेपर फेज़ में है उसको वाई बी एज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो मोल फ्रैक्शन जो रेयॉल्स लॉ में यूज़ हो रहा है वो इनसाइड द सॉल्यूशन है, दैट इज़ एक्स ए और एक्स बी, लिक्विड फेज़। ये ध्यान देना आप लोगों को। अब देखिए, जैसे हेनरीज लॉ ने अपना स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था तो क्या हुआ, डाल्टन्स आ गए थे और उन्होंने उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था हेनरीज लॉ को। तब हेनरीज लॉ ने अपना लॉ मॉडिफाई किया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन बोला। इसी तरीके से यहाँ पे भी डाल्टन्स लॉ ने बताया कि आपने ठीक है, आपने इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे। यानी डाल्टन्स ने कहा यहाँ पे आप क्या अप्लाई करें, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इस तरीके से ये भी वर्क कर रहे थे गैस पे डाल्टन्स, तो उन्होंने एक लॉ बनाया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसके अकॉर्डिंग, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है डाल्टन्स लॉ ये बोलते हैं कि अब देखिए पी ए और पी बी क्या है, स्मॉल प्रेशर अप्लाई बाय कंपोनेंट ए इंडिविजुअल। इसी तरीके से पी बी मीन्स प्रेशर अप्लाई बाय कंपोनेंट बी, और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो यही डाल्टन लॉ है, यानी कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मीन्स द टोटल प्रेशर। तो लिखेंगे यहाँ पे द टोटल प्रेशर, ठीक है, exerted, ठीक है, बाय द वेपर्स इन वेपर फेज इज सिंपली सम ऑफ, इज द सम ऑफ individual sum of individual partial pressure। पार्शियल प्रेशर। तो ये डाल्टन्स लॉ ने बताया। उन्होंने सिंपली बोला कि जो आपने पार्शियल प्रेशर पी ए पी बी फाइंड किया है तो ये इनको ऐड कर दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड अ टोटल वेपर प्रेशर। तो इन्होंने क्या किया, अब ये इंडिविजुअल है तो डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया यहाँ पे और इन दोनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने, वी एड इट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको ऐड करते हैं तो टोटल पी टोटल, अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे पी टोटल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। अब हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे पी ए पी बी का, दैट इज़ पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यस, तो हमने सिंपल टोटल प्रेशर मिल गया। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया था, अब यहाँ पे हमारे पास दो ही कंपोनेंट है तो इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ये हम लोग को पता है बाइनरी सॉल्यूशन। और किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के जो मोल फ्रैक्शन है एक्स ए प्लस एक्स बी वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के। ठीक है, तो ये हम लोग को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई करते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी या एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो हेनरीज लॉ है या रियोल्ड्स लॉ उसमें प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और भी याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे हमारा रियोल्ड्स लॉ है, रियोल्ड्स लॉ में क्या होता है P इक्वल्स टू पी नॉट एक्स। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है या P नॉट है, यहाँ पे हम P नॉट के टर्म्स में लिखते हैं, यानी कि प्रेशर इन प्योर फॉर्म दैट इज इक्वल्स टू P अपॉन एक्स। तो जैसे कि हेनरीज लॉ में क्या था, जो स्लोप होता है वो Ks से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जो स्लोप है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे भी हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वो प्रेशर
वर्सेस मोल फ्रैक्शन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कर्व आएगा, स्लोप आएगा, वो कौन डिफाइन करेगा? प्रेशर इन प्योर फॉर्म, दिस वन। यानी कि जो हेनरीज लॉ और ये रियोल्स लॉ है, ये दोनों ही सिमिलर है, बट रियोल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, solid no, gas in liquid solution, and Reynolds law is applicable in liquid and liquid solution. ये ध्यान रखना है. तो यहाँ पे भी ग्राफ ऐसे बन रहा है P वर्सेस X. अब देखिए, अब यहाँ पे हमको इसका रिलेशन निकालना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अब यहाँ पे दोनों ही फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A और कंपोनेंट B. हम क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंस के लिए हम एक ही मोल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे. तो क्या करेंगे, एक्स ए और एक्स बी की जगह ये लिख सकते हैं. तो सपोज हमने एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख दिया, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी. अब आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेशर, ठीक है, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आपका एक ही टर्म आ गया, एक्स बी एक ही कंपोनेंट. तो यानी कि इस तरीके से हम इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रियोल्स लॉ का ग्राफ बना देते हैं. तो कुछ नहीं करना है, रियोल्स लॉ में यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट और यहाँ पे स्लोप आ जाएगा पी नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन आ गई. अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बी के टर्म्स में लिख देते हैं, इसको ओपन कर दिए, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी. एक्स बी कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा पी ए नॉट, ठीक है, प्लस को पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, ठीक है, पी बी नॉट स्मॉल में लिखेगा ये लोग, ये प्रेशर है, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी. दिस इज अ पी टोटल. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल ये है, कैलकुलेशन है. इसको ओपन किया आपने, ओपन करने के बाद, ठीक है, एक्स बी कॉमन ले लिया, ये आ गया. इसी तरीके से अभी आपने क्या किया, एक्स ए की जगह ये पुट किया, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, एक्स बी की जगह ये पुट कर सकते हैं. तो वो भी लिख देते हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे इधर आएंगे, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट. अब यहाँ पे एक्स बी की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए. इसको फिर ओपन कर देंगे, पी बी नॉट माइनस, ठीक है, पी बी नॉट एक्स ए. अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है ए कंपोनेंट का आ गया. यही हम लोग को करना था, यानी कि हम एक सिमिलर मोल फ्रैक्शन ले लेंगे तो हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं ऑन अ ग्राफ. तो यहाँ पे आ जाएगा पी बी नॉट प्लस, अब यहाँ पे पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और ये हो जाएगा एक्स ए. तो ये आपका हो जाएगा पी टोटल. ये दूसरी इक्वेशन आ गई. तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई. अब दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी. ठीक है, ये हमने कर लिया. अब इसको हम रब कर रहे हैं. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमको मालूम है रियोल्स लॉ इज बिटवीन टू एक्सेस. स्लोप जो होता है पी नॉट, दैट इज पी अपॉन एक्स. तो ये आपका हो जाएगा पी परपेंडिकुलर अपॉन एक्स. ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. और ये भी ध्यान रखना है, एक्स ए प्लस एक्स बी हमारा 1 है, किसके लिए, बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए. तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा और ये मोल फ्रैक्शन. यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस
आप XA भी ले सकते हो, XB भी ले सकते हो। पहले हमने इक्वेशन 1 ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिया XA, ठीक है, XA। नाउ व्हेन, अब XA ऐसे इंक्रीज हो रहा है, व्हेन XA इक्वल्स टू 0, जब हम यहाँ पे हम XA इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, तो ये जो XA इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका P क्या आ जाएगा, PB0। तो ये हमारा XA इक्वल्स टू 0 पे जो पॉइंट आ जाएगा PB0, यानी कि प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म। इसी तरीके से, ठीक है, अगर XA इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमको मालूम है वैल्यू जो है दोनों का सम 1 है, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, तो XA इक्वल्स टू 0, और व्हेन XA इक्वल्स टू 1 तब क्या आएगा, XA इक्वल्स टू 1 पुट कर दिए, जैसे 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी PB0 प्लस PA0 माइनस PB0, तो PB0 कैंसिल, यू गेट PA0। यानी कि हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं XA इक्वल्स टू 1, और XA इक्वल्स टू 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, PA0। अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि, अब देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें हैं, अब दोनों ही वोलेटाइल है। अब जरूरी नहीं कि दोनों जो वोलेटाइल है उन दोनों का वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर सेम हो प्योर फॉर्म में या इक्वल हो। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं PB0 इज़ ग्रेटर देन PA0, ठीक है, या PA0, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो आप। सपोज हमने कर लिया PA0 इज़ ग्रेटर देन PB0, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको बस क्या करना होगा, इसको PB0 को थोड़ा सा हाई दिखाना पड़ेगा, PA0 को हमने एज्यूम किया PA0 इज़ ग्रेटर देन PB0, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये केस आ गया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से पता चल गया कि व्हेन XA इक्वल्स टू 0 वी गेट प्रेशर PB0, और व्हेन XA इक्वल्स टू 1 तो PB0 कैंसिल, वी गेट PA0, ठीक है। और यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि PB0 इज लेस देन PA0। अब ये जो है पॉइंट्स जो हमने बनाए हैं, इनको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो आप देखोगे एक पॉजिटिव स्लोप है और एक नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, ये हो गई। नाउ अब इसी ग्राफ पे आप ये इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन 2। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए XA इक्वल्स टू 0, XA इक्वल्स टू 0 रखोगे तो XB क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हो जाएगा XB के लिए 1 हो जाएगा, यानी कि XA इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है अप टू 1। और व्हेन XA इक्वल्स टू 0 तब XB की वैल्यू 1 हो जाएगी, और व्हेन XA इक्वल्स टू, जब आप XA इक्वल्स टू 1 रखोगे तब XB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 उधर जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो XB इक्वल्स टू 0, यानी कि XB अपोजिट डायरेक्शन में। तभी तो ये रिलेशन आ रहा है, XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। जैसे जैसे XA इंक्रीज होगा XB 1 से 1 माइनस करेंगे, तो ये हो गया। अब इसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन XB इक्वल्स टू 1, या पहले हम XB इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। XB इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए, यू गेट PA0। देखिए PA0 मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पे। इसी तरीके से व्हेन XB इक्वल्स टू 1, XB इक्वल्स टू 1 रखोगे तो यहाँ पे PA0 कैंसिल हो जाएगा, यू गेट अ PB0। दिस इज, यानी कि दिस कर्व इज वैलिड फॉर बोथ द इक्वेशन, और दिस इज अ ग्राफ। नाउ यहाँ पे ये जो आपका पॉजिटिव स्लोप जा रहा है, जो दिस इज अ पार्शियल प्रेशर फॉर ए कंपोनेंट एंड दिस इज अ पार्शियल प्रेशर, दिस वन ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है PA0 ये PA के लिए है और PB0 PB के लिए है, तभी ये रिलेशन आ रहा है PA इक्वल्स टू PA0 इंटू XA और PB इक्वल्स टू PB0 इंटू XB, और व्हेन वी एड इट वी गेट अ टोटल प्रेशर P टोटल, ठीक है। P टोटल यही तो होता है, P टोटल दोनों को ऐड कर दीजिए, P टोटल हो जाएगा PA प्लस PB। So this is about Reol's law. Reol's law in the case of volatile solution when both are volatile in nature. Now we discuss some other facts on this.